सभी का स्वागत करता हूं। सदस्य दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड श्री सुभाष चंद्र कंखेरिया जी की अध्यक्षता में आयोजित आज के इस वेबिनार में, जिसका विषय है अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत से युवा सीखें देश प्रेम। भारत में 23 मार्च के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इसे शहीद या शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन देश के लिए बहुत खास है। आज के ही दिन स्वतंत्रता की लड़ाई में भारत के 3 सपूतों ने हंसकर फांसी की सजा को गले लगाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत की। आइए जानते हैं आज के दिन को क्यों शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और क्या था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का देश की आजादी में योगदान। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित करता हूं सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी श्रीमती उर्मिला रोतेला जी को कि वे वेबिनार के विषय पर अपने शब्दों से कुछ प्रकाश डालें। वे अध्यक्ष महोदय सहित कार्यक्रम के सभी अतिथियों का स्वागत करें। श्रीमती उर्मिला रोतेला जी। धन्यवाद दानवीर जी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर आर.के. शर्मा, महानिदेशक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के मार्गदर्शन तथा श्री सुभाष चंद्र कनखेरिया जी की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही आज के इस वेबिनार में वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, तथा हमारे एक अन्य वक्ता जो अभी हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, उम्मीद है जुड़ पाएंगे, श्री परीक्षित डागर जी, सदस्य दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय सदस्य दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड श्री सुभाष चंद्र कनखेरिया जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं और साथ ही मैं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि वे हमारे इस निमंत्रण को उन्होंने सहर्ष एवं उदारता से स्वीकार किया। इसके पश्चात मैं इस संगोष्ठी से जुड़े दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों, पाठकों तथा हमारे और भी अन्य बहुत सारे अतिथि, सम्मानित अतिथि हमारे बीच में सुनील जोशी जी हैं और भी बहुत से अतिथि हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही हम उनका अभिनंदन करते हैं। इसी बीच हमारे बीच में जो आज के इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कराने में हमें सहयोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, श्री नरेंद्र अग्रवाल जी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ कि आपने बहुत ही कम समय में इस कार्यक्रम को और अच्छी तरह से प्रसारित करने के लिए हमें सहयोग प्रदान किया है। तथा मैं सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों और श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की वेबिनार का विषय है अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की शहादत से युवा सीखें देश प्रेम। यह दिवस कई प्रश्न मन में खड़े करता है कि क्या इन 3 महान क्रांतिकारी देशभक्तों की शहादत युवाओं के हृदय को झकझोर नहीं पा रही है, या कि हम उदासीन हो चुके हैं अपने भूत से, जबकि हम आजादी के लिए तरसते थे, उस भूत से जबकि हम आजादी के लिए तरसते थे, उत्कंठ थे अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल फेंकने के लिए, व्यक्ति त्याग की मिसाल बन गए थे। हमारे पूर्वजों ने अपने घर छोड़ दिए, अपने माता पिता छोड़ दिए, अपने बच्चे छोड़ दिए, अपनी किशोरावस्था व जवानी को देश प्रेम, देश की स्वतंत्रता के यज्ञ में होम कर दिया। और ये जो बलिदानी है वो मात्र 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए और उनका ये त्याग हमें उद्वेलित नहीं करता? ये एक प्रश्न है। जैसे वह बोल उठे हों, वो बोल रहे हों, जश्न आजादी का मुबारक हो देश वालों को, फंदे से मोहब्बत थी हम वतन के मतवालों को। ऐसे मतवालों को हमारे युवा भूल जाए तो यह क्या तोहमत नहीं? फिर कैसे देश रहेगा और कैसी आजादी?
वतन पे मिटने वालों का यह कठोर त्याग कैसे नहीं हमें याद रहता। वो पथ जिसकी कल्पना मात्र से हम बहल जाते हैं, वो देश प्रेम की दीवानगी जो कहती है दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उत्पत्त, मेरी मिट्टी में खुशबुए वतन आएगी। और वे कहते हैं लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक कतरा इंकलाब लाएगा। ऐसे मातृभूमि के जवानों को सर तक नमन करते हुए आज की इस संगोष्ठी के को आगे बढ़ाते हुए हम बेताब है, हम आज के प्रतिष्ठित वक्ताओं को सुनने के लिए। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इस संगोष्ठी में अंत तक जुड़े रहें और आमंत्रित विद्वानों वक्ताओं के विचारों को जानकर अवश्य लाभान्वित हों। धन्यवाद। अब दानवीर जी, आगे के कार्यक्रम के लिए आपसे निवेदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगा आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी को। आप एक समाज सेवक, अधिवक्ता व कृषक जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन जनता के हित के लिए समर्पित किया। आपने मध्य प्रदेश में भाजपा में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है। आप भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य थे तथा आपने भारतीय जनसंघ की स्थापना हेतु कई विशेष कार्य किए। आप 1980 में 7वीं लोकसभा में उज्जैन से चयनित हुए। तत्पश्चात 1989 से 2009 तक उज्जैन की जनता ने हर लोकसभा में आपको चयनित किया। आप आधिकारिक भाषा समिति, दहेज निषेध संशोधन विधेयक समिति, संचार समिति जैसी कई महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रह चुके हैं। आप कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। श्रम और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के मंत्रालय से जनहित में कार्य करते रहे। आप राज्यसभा में सम्मानित सदस्य रहे हैं। आप एक अच्छे कवि भी हैं। आपकी कविताओं का एक संग्रह अलख 1995 में प्रकाशित हुआ था। आप साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक कार्यक्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है सर। कृपया अपने वक्तव्य से हम सबका ज्ञानवर्धन करें। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी। शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का यह विचार विमर्श बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से जिस संस्था का यह कार्यक्रम है वह संस्था इस प्रकार के शोधात्मक कार्यक्रम करती रही है। हमारे अपने इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री सुभाष कनखेड़िया जी और सभी महानुभाव इस वार्ता में जुड़े हुए हैं। नरेंद्र अग्रवाल जी ने भी इसमें विशेष सहयोग करने का काम किया है। बहन उर्मिला जी रातोला जी ने अभी सारी प्रारंभिक बातों को कहा भी है और यह वार्ता महत्वपूर्ण भी है। शहीदों के बारे में जिसमें हमने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहीदी के बारे में केंद्रीभूत करके चर्चा आरंभ की है। यह चर्चा और उसका आरंभ और उसकी धरती पंजाब, जहाँ 10 गुरुओं का जन्म हुआ, जहाँ गुरु नानक देव हुए, जहाँ गुरु हरगोविंद राय ने, हरगोविंद जी ने मीरी और पीरी इस प्रकार की परंपरा चला करके उस समय की परिस्थितियों में समाज का रक्षण करने का काम किया। देश का यह जो आजादी का इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है, वो बहुत बड़ा है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होकर के सन 1947 तक आजादी तक इस संघर्ष की गाथा है, विस्तारित है और समय समय पर अपने बलिदानों से लोक जागरण करते हुए, लोक चेतना को सतत बनाए रखते हुए जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनके पावन स्मरण करने का हम अवसर जुटाते हैं। इसलिए कि ये जो सारा स्वतंत्रता का हम
वातावरण देख रहे हैं, ये उन लंबे संघर्ष का परिणाम है। उस कालखंड का यदि वर्णन किया जाए तो देश का जिस प्रकार से और हमारी, जिसको हम भारत माता कहते हैं, भारत माता की जयकार करते हैं, वंदे मातरम से जो क्रांतिकारियों का जयघोष हुआ करता था, उद्घोष हुआ करता था, उसके बारे में बात करते हैं तो ये ध्येय के लिए बलिदान होने वाली परंपराओं का एक निरंतर सिलसिला है। ध्येय ने बलिदान के पथ पर पुकारा, तोड़नी है हमें लोहकारा। ध्येय ने बलिदान के पथ पर पुकारा, ध्येय के लिए बलिदान। और ध्येय क्या है? देश की स्वतंत्रता, देश की आजादी। अभी प्रसंग भी चल रहा है देश की आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव, इसलिए इसका और भी विशेष महत्व हो जाता है। ध्येय ने बलिदान के पथ पर पुकारा, तोड़नी है हमें लोहकारा। यह जो परतंत्रता की बेड़ियां हैं, उसको काटने के लिए सूर्य संस्कृति का गहन तम में घिरा है। श्रोत्र जीवन का थका उलझा रुका है। अभी माँ के केश रूखे, अधर सूखे, द्रग सजल हैं, कोटि उसके पुत्र भूखे। इस गहन तम में बने हम ही सहारा, ध्येय ने बलिदान के पथ पर पुकारा। ये जो प्रेरणा है, ये निरंतर चलने वाली प्रेरणा है। 1857 के स्वातंत्र समर में और जिस प्रकार से देश ने वो संघर्ष करके देश को आजाद कराने का काम किया, मैंने कहा समय समय पर आतताइयों से मुकाबला करने के लिए इस धरती के पुत्रों ने अपने बलिदानों से इस मशाल को जलाए रखा। चाहे वो काल मुगलों का रहा होगा, चाहे और उस समय अनेक अनेक प्रकार के वंश रहे होंगे। उन वंशों को देश को स्वतंत्र कराने के संघर्ष में उस समय के तत्कालीन, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, तो ऐसे महापुरुषों ने भी उस वक्त चुनौती देने का काम किया। तो यह देश की आजादी का संघर्ष बड़ा लंबा है। स्वतंत्रता का जब समर हुआ तो 1857 में भी और देश ने एक अंगड़ाई ली थी। मंगल पांडे ने बरहामपुर जो कलकत्ता के निकट है, वहां से उसको आज़ादी का किया। फिर मेरठ में उस क्रांति का हुआ और सारे देश भर में क्रांति की आग फैल गई और फिर से अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने का काम किया। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था। उसके बाद फिर क्राउन का राज हुआ, ब्रिटिश क्राउन का राज हुआ। इंपीरियलिज्म वहां पर आ गया और वहाँ साम्राज्यवाद के अंतर्गत वो हुआ। उस वक्त अनेक प्रकार की बातें कही गई। उसमें कहा गया था कि ब्रिटिश नागरिक को जो अधिकार प्राप्त हैं वह भी भारत के सभी नागरिकों को, सभी लोगों को मिलने वाले हैं। उस प्रकार की उद्घोषणा वहां पर हुई थी। और इसी बातों को लेकर फिर कांग्रेस का उद्भव भी उसी समय फिर डॉक्टर ह्यूम की अध्यक्षता में या उनकी प्रेरणा से हुआ था 1885 में। और फिर वो कांग्रेस नाम की संस्था भी चलती रही। आगे उसका स्वरूप उस समय का जो था, उस समय तो केवल अनुनय विनय के आधार पर और क्राउन के अधीन रहते हुए साम्राज्य के राज्य को अपनी शुभकामनाओं देते हुए अपने आप को बचाए रखने का उपाय किया गया था। उसके बाद फिर क्रांतिकारी लोगों में से लोकमान्य तिलक, उससे पहले फड़के आए हैं, बलवंत फड़के, जिनने कि उस वक्त क्रांति का बिगुल बजाया था और उनकी भी गाथा उसी प्रकार की है। एक अंग्रेज अफसर के नीचे वो काम करते थे सेना के किसी कार्यालय में, और उनको अपनी माताजी से मिलने के लिए जब वो छुट्टी मांगी तो नहीं मिला था, तो उसमें से फिर उनको उसमें से जो आक्रोश हुआ था उसमें से फिर वासुदेव बलवंत फड़के इस प्रकार के क्रांतिकारी वहां पर हुए और उनने जिस तरह से क्रांतिकारी होकर के और अपना किया, उसी समय उन्हीं के समय में चलाए हुए कार्यक्रमों में हमारे बाल गंगाधर तिलक निर्माण हुए व्यायामशालाओं के उस माध्यम से।
आगे जा करके यह जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो कांग्रेस के बड़े नेता हुए। लाल बाल पाल की ये जोड़ी उस वक्त तैयार हुई और अत्याचारों का मुकाबला करने की दृष्टि से सिद्ध हुए। हमारे बाल गंगाधर तिलक को जब उनको ऊपर मांडली जेल में उनको भेजा गया राजद्रोह के अपराध की उसमें, तो उनने अपना सृजन किया, रचनाएं की। 1914 में विश्व युद्ध हो गया, असहयोग आंदोलन हुआ और उस असहयोग आंदोलन में भी उस असहयोग आंदोलन ने ये जो आज हम जिस बात अमर शहीदों की बात कर रहे हैं उस परंपरा के और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद वहां से निकल के आए। उस असहयोग आंदोलन के जुलूस जलसे के समय पर और वंदे मातरम का जय घोष करते हुए और चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया गया। वो मध्य प्रदेश के थे, भावरा के, और वहाँ शिक्षा का अध्ययन करने के लिए आए थे। संस्कृत का शिक्षण वाराणसी में, बनारस में, काशी जी में होने वाला था उनका। वो शिक्षण ले भी रहे थे, 14 साल की उम्र रही होगी उनकी, उसमें शामिल हो गए। उन पर अपराध कायम करने के लिए पहले तो उनको कहा कि ठीक है छोड़ दिया जाए, परंतु कुल मिला करके उन्होंने जिद करके कहा कि नहीं नहीं मैं इस जुलूस में रहा हूँ, मैंने नारे लगाए हैं। तब वो उस समय के मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम आजाद है। पिताजी का नाम क्या है? स्वतंत्रता है। कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा जेल खाने में रहते हैं। तो ये सारे जो प्रश्न थे उस युवक के मन में आंदोलित हो रहे थे। जैसा हम शहीद भगत सिंह जी के बारे में कहते हैं ना कि जब वो बचपन में थे तो अपने खेतों में जाया करते थे और खेतों में जाकर के तिनके बो करके, और जब उनसे पूछा गया कि ये तिनके क्या बो रहे हैं, उनके जब परिवार के लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं तिनके नहीं, मैं बंदूकें बो रहा हूँ, बंदूक की फसल उगाऊंगा और अंग्रेजों को भगाऊंगा, अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। इस प्रकार का वो संस्कार, ऐसा ही कुछ संस्कार यहाँ पर भी हमें दिखाई देता है। और फिर उनको इस प्रकार का बेतों की सजा का 16 बेतों की सजा का, और हर 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 बेत पर उनने वंदे मातरम का जय घोष किया और उसके कारण से वहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। बाहर जब वो निकले तो उनका बड़ा जुलूस निकाला, बड़ा सम्मान हुआ। और इस प्रकार से क्रांतिकारी, इस प्रकार से एक विद्यार्थी, एक छात्र जो संस्कृत का अध्ययन कर रहा था, उसमें से क्रांति की चिंगारी वहां से प्रस्फुटित हुई। राम प्रसाद बिस्मिल हुआ करते थे। अब राम प्रसाद बिस्मिल बड़े विद्वान थे, एमए कर रहे थे, अच्छा अच्छा उनका शिक्षण हुआ करता था। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ रह करके और चंद्रशेखर आजाद ने सारा जिस प्रकार का क्रांतिकारी दल गठन करने का काम किया वो किया। उस वक्त अशफाक उल्ला खान भी वहीं के सहारनपुर के थे, दोनों ही एक स्थान के रहने वाले थे। तो ऐसे चंद्रशेखर आजाद, फिर राम प्रसाद बिस्मिल, फिर भगत सिंह की भेंट चंद्रशेखर आजाद से हुई। चंद्रशेखर आजाद ने और उनने, और उनके बाद उनका जो दल था वो बढ़ते गया। उनके ही अपने मित्र भगत सिंह के मित्र थे सुखदेव, उन्हीं के गांव के, उसी माहौल के थे। खटकड़ कला जैसा पंजाब में वो गांव हुआ करता था। दोआबा एक क्षेत्र है जहाँ सतलुज और ब्यास के बीच का जो इलाका है, बड़ा सरसब्ज इलाका रहा। वैसे उस क्षेत्र में जब वो सारी बातें चली तो उस प्रकार का ये जो क्रांतिकारियों का दल उस प्रकार से गठित हुआ। और क्रांतिकारियों का दल गठित हुआ तो हमने देखा कि अप्रैल में वैसाखी पर सन 1919 में वो जलियांवाला बाग का प्रकरण हो गया। और उस अत्याचार में जिस प्रकार से जो एक्ट लाया जा रहा था उसका विरोध करने के लिए वहां पर और बगीचे में और जलियांवाला बाग के बगीचे में लोग अपनी चर्चाएं कर रहे थे उस पर वहां पर। और उस समय के जो तानाशाह अफसर हुआ करते थे उनने और आक्रमण करके उन सारे लोगों को जिस प्रकार से नृशंस अत्याचार किया, उस नृशंस अत्याचार को देखने के लिए बालक के रूप में उस वक्त भी, और हमने देखा कि ऊधम सिंह वहाँ थे, वही उनकी कोई उम्र नहीं रही होगी परंतु उसके मन पर वो जो संस्कार पड़ गया उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि जो अत्याचार करने वाले उनको भी समाप्त करूंगा। और उसका बदला जाकर के उन्होंने सन 1940 के बाद इंग्लैंड में जाकर के और वो बदला लेने का काम किया। तो देखो ये परंपरा रही है, जब जब भी अत्याचार हुए, चाहे वो चाफेकर बंधु होंगे, चाहे वहाँ का
पुणे में, और वो जिस प्रकार का प्लेग फैला होगा उसमें रेंड नाम के जो अफसर थे, कमिश्नर थे, उसने अत्याचार किया तो उसका बदला लेने के लिए उस वक्त और गोली से उड़ाने का काम कर दिया। तो तत्कालिक रूप से वो सारी बातें हुई। यहाँ पर एक दल गठित हुआ। पहले सब इंडिविजुअली अपने तरह से करते। वासुदेव बलवंत फड़के ने अपनी तरह से उन सारी रचना को किया था। राम सिंह कूका करके भी पंजाब में हुए, उनने भी बड़ा इस प्रकार के आंदोलन को चलाया। तो समय समय पर ये जो चिंगारी है, ये आग जलती रही, सुलगती रही, और चिंगारी से अनेक लोगों ने प्रेरणा प्राप्त की। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि सुखदेव और भगत सिंह, राजगुरु भी महाराष्ट्र से आते थे, ये तीनों मित्र थे। और मित्र तो राजेंद्र लाहिड़ी भी और बाकी था। काकोरी केस जब हो गया था, क्योंकि पैसा क्रांतिकारी लोगों को अपना दल चलाने के लिए पैसा देने के लिए कोई कहाँ से हुई। तो ये लोग तो मध्यम वर्ग के लोग ही थे, कोई बड़े और मध्यम वर्ग के लोग, यानी देश का जो जज्बात है, देश का जो जज्बा है, तो उन्हीं के दिलों में था। और मैंने जैसा कहा कि पंजाब की धरती तो अपने आप में भी उर्वरा रही है, उर्वरा यूं भी रही है, कृषि के क्षेत्र में उर्वरा रही है, क्रांतिकारियों के क्षेत्र में भी उर्वरा रही है। आता था उस मुकाबला करने के लिए। उस वक्त कहा जाता था, सुरा सो नर जानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे कबहू न छारे खेत। ये परंपरा रही। देह शिवा वर मोही है, शुभ कर्म न ते कबहू न टरो, न डरो अरिसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा में, गुरु तेग बहादुर की परंपरा में, उस शहीदी परंपरा में ये जो हमारे नौजवान तैयार हुए, जिसमें भगत सिंह का नाम उल्लेखनीय है। भगत सिंह का नाम उल्लेखनीय इसलिए भी है कि वो बड़े योजक थे क्रांतिकारियों का। सारी दुनिया के क्रांतिकारियों में जितनी क्रांतियां हुई उनका अध्ययन उन्होंने किया था, कम उम्र में किया। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते भी उन्होंने सारी क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी लेने का काम किया। तो इस दृष्टि से यह एक तरह से जो क्रांतिकारी दल गठित हुआ था, हिंदुस्तान और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी आर्मी जो बाद में कहलाई पार्टी बनी हुई थी, उसमें ये एक तरह से केंद्र की भूमिका में सारी योजकता में काम किया करते थे। उसके सारा लिटरेचर तैयार करने का काम किया करते थे। वो जो पेम्पलेट तैयार हुआ था, जिसको कि सेंट्रल असेंबली में और फेंकने का काम किया, उसको बनाने का काम हुआ। तो ये जो घटनाएं हैं एक तरह से जुड़ती गई। और यहाँ हम देखते हैं कि क्रांतिकारी कार्यों को अपना सारे जो धन की आवश्यकता थी, अर्थ की आवश्यकता थी, इसको पूर्ति करने के लिए और कोई उपाय तो थे नहीं। तो ये फिर काकोरी केस जो ट्रेन का, जिसको ट्रेन डकैती कहा जाता था, कहा गया बाद में, काकोरी केस नाम का प्रकरण जब हुआ, लखनऊ के पास कोई केस, लखनऊ के पास एक स्टेशन था, वहीं से स्टेशन चढ़ करके और काकोरी के जंगल में और ट्रेन को रुकाने का काम किया। वहीं ये सारा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह और बाकी के सब लोग वहाँ पर थे। और उनने उस योजना बुद्ध तरीके से उस स्टेशन से चढ़ करके रास्ते में जंगल में ट्रेन रुकाने का काम किया। और उसमें जो स्टेशनों से पैसा कलेक्शन होता था, इकट्ठा होकर के संदूक में डाला जाता था, उस संदूक को उतार करके उसमें से पैसा निकालने का काम करने के लिए और ट्रेन को रुकाया। वहाँ सावधान किया, रेल में जो यात्रा करने वाले लोग थे उनको कहा कि हम किसी प्रकार से किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं, और हम इस ट्रेन के बाहर जो भी कोई आएगा तो फिर उसके जिंदा रहने के बारे में हम कोई गारंटी नहीं देने वाले हैं। इस प्रकार की बातों को कहते हुए इंजन में जो लोग सवार हो गए, उसमें ड्राइवर को कंट्रोल कर लिया, इधर गार्ड को कंट्रोल कर लिया, और उस बक्से को नीचे गिराने का काम हो गया। उसमें से बड़ी मुश्किल से वो संदूक टूटा, क्योंकि कोई संदूक ऐसा तो था नहीं, एक तरह से तिजोरी जैसा ही था। और हथौड़े चला करके उस वक्त अशफाक उल्ला खान और बाकी के जो लोग थे वहाँ, उनने उसको तोड़ने का काम किया और उसमें से खजाना निकाला। अब ये जो खजाना निकाला था, तो केवल खजाना निकाला तो ये लूट हो गई, ये डकैती हो गई, ऐसा नहीं था। ये अंग्रेजों को चुनौती थी कि तुम्हारी व्यवस्था में हम यहाँ इस स्तर पर भी आकर के विरोध कर सकते हैं। क्रांतिकारियों का उद्देश्य लूट, डकैती, हत्या नहीं था। उनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों, भारत छोड़ो, ये देश हमारा है
और इस पर लंबे समय तक तुमको राज करने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारे अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यदि अत्याचार तुमने किए तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। जिस प्रकार का तुम्हारा व्यवहार होगा उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ करके हम बात करेंगे। और यही हुआ। तो काकुल केस में हो गया, उसके बीच में और धन की संग्रह की आवश्यकता हुई, तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ये सब लोग मिलकर के, राजगुरु मिल करके, कहीं किसी के जो बड़े अमीर थे, बड़े पैसे वाले थे, उनके यहाँ पर जा करके, और उन्होंने कहा कि हम वायसराय के यहाँ से आए हैं, और वायसराय के यहाँ से आने के लिए उनसे वहाँ के हम उनके पिए हैं, और भगत सिंह उस रूल में वहाँ पर रहे, बाकी के लोग उनके साथ ही थे। उन्होंने कहा कि ये जो बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये बड़ा जो देश में जिस प्रकार में पैसे की सरकार को आवश्यकता है, उसके लिए वायसराय ने में भेजा है कि आप इसके लिए कुछ न कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करें, उसमें कुछ सहायता देने का काम करें। तो सेठ ने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हैं, आप 25,000 दे दीजिए। 25,000 का नाम सुनते ही उस समय 25,000 बड़ी बात हुआ करती थी। उसने कहा नहीं ये तो बड़ी राशि। हमने कहा नहीं, आप दीजिए तो सही, आपके बारे में, राय बहादुर के बारे में सोचा जा रहा है। अब राय बहादुर का जो खिताब होता था, उस खिताब को प्राप्त करने के लिए लोग उस समय लालायित रहते ही थे, और जिसके पास पैसा होता था तो राय बहादुर बनना ही चाहता था। ये एक उस वक्त रुतबे का एक सिंबल था। तो साहब वो फिर 25,000 रुपये वहाँ लिए। जब पुलिस को पता लगा तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई वायसराय नहीं थे, कोई नहीं था। बाद में पता लगा कि क्रांतिकारियों का ये जो जिस प्रकार का योजना थी, उस योजना के अंतर्गत उन्होंने अपना धन संगठन को चलाने के लिए एकत्रित करना था, उसका एक उपाय था। ये बात हो गई। उसके बाद सैंडर्स का जो प्रकरण आया, वो सैंडर्स का प्रकरण लाला लाजपत राय के साथ। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और लाहौर में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, कांग्रेस के बड़े नेता थे, और उनके नेतृत्व में जब वो साइमन कमीशन आया, तो साइमन कमीशन में ये था कि इस देश पर हुकूमत करने के लिए और किस तरह से बातें की जाए, कमीशन बना था, उसमें सभी ब्रिटिशर्स थे, हिंदुस्तान का कोई प्रतिनिधि था। तो लोगों ने कहा कि भाई हिंदुस्तान की व्यवस्था को संभालना है तो हम में से जो लोग योग्य लोग हैं उसमें से आप चयन करिए। ये बात अलग है कि ब्रिटिश का कोई प्रतिनिधि एकाध रहना चाहे तो रह जाए, किंतु ये तो पूरा का पूरा ही ब्रिटिश लोगों का, ये अंग्रेजों का प्रतिनिधि है, वो हमारे हित की बात क्या करेगा। और इसलिए सारे देश भर में और उस वक्त विरोध हुआ। साइमन कमीशन को बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस प्रकार के सारे देश भर में और बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, जुलूस हुए, जलसे हुए और सभाएं हुई। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, तब लाहौर में जैसे ही वो रेल से उतर करके आगे बढ़ने लगा गाड़ियों की ओर बैठने के लिए, तो ये लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में और उनको रक्षा देने की दृष्टि से भी क्रांतिकारियों का एक समूह साथ में था, साथ साथ चल रहा था। जैसा हमने देखा ना कि लोकतंत्र के उस वक्त जब जयप्रकाश नारायण थे, तो उस समय नानाजी देशमुख ने जब उस वक्त लाठीचार्ज हो गया था, तो उसको लाठी को अपने हाथों पर झेल करके और बचाने का काम किया था। अन्यथा जयप्रकाश नारायण का क्या होता, ये तो एक ऐसी बात है जिसकी कल्पना ही की जा सकती है। तो उस वक्त भी ये जो क्रांतिकारी जो हमारे नौजवान थे वो उनके इर्द गिर्द भी थे, किंतु फिर भयंकर लाठीचार्ज हुआ उसके कारण से। और जब सैंडर्स की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हुए, और उनका उपचार करते 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 भी उनका जब स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ तो उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेना चाहिए, क्योंकि लाला लाजपत राय पर जो हमला किया गया है वह एक तरह से स्वतंत्रता के संघर्ष को चुनौती देने का काम था। और इसलिए सैंडर्स को जिसने वो किया था उसको करने के लिए उन्होंने योजना बनाई। वो जैसे ही अपने कार्यालय से निकला, साथ में उसके निश्चित रूप से अंगरक्षक भी रहे होंगे, और जैसे वो निकला तो सूचना प्राप्त करते ही ये जो हमारे भगत सिंह और वहाँ सुखदेव और अपने चंद्रशेखर आजाद ये रहे। चंद्रशेखर आजाद ने कवर दिया, यदि कोई बात आएगी उधर से, कोई यदि जवाब में कोई आएगा तो उसको वहीं रोक देना है, वहीं उसको समाप्त कर देना है। तो जैसे ही सैंडर्स उधर से गुजरा, गोली चला करके, और वहाँ पर उसका सैंडर्स का वध हो गया। गोली
क्रांतिकारियों ने ही चलाई थी, और उस तरह से फिर वो सारी बातें हो गई। तो जैसा ही ये हो गया तो फिर एक अंग्रेज अफसर को मारने का काम हो गया। अंग्रेज अफसर, जैसा मैंने कहा ना, गिलेंड को जिस तरह से वहां पर कमिश्नर को मार करके वो चाफिकर बंधु ने किया था, और उसके बाद फांसी चढ़ने का काम हो गया था, राणेर बंधु सुक्त हुए थे, इसी प्रकार से यह भी एक बड़ा कांड हो गया कि लाला लाजपत राय के ऊपर आक्रमण करने वाले सैंडर्स को हटा दिया। तो लोगों के अंदर बड़ा एक तरह से सनसनीखेज समाचार था, लोगों में उत्साहवर्धन करने वाला समाचार था, और सैंडर्स को तो चारों तरफ से घेराबंदी हो गई, और वहां से कैसे निकला जाए। तो फिर रचना में, योजना में, और किसी भी तरह से देखा गया कि क्या किया जा सकता है। तो फिर वहां से स्केप होने से के लिए, वहां से निकलने की योजना बनाई गई, और रेल में फिर भगत सिंह अंग्रेज का वेशभूषा में आए। हमारे अपने भगवती चरण बोहरा, उनकी पत्नी दुर्गा देवी, दुर्गा भाभी जिसको कहा जाता था, उनको, और अंग्रेजी मेम का रोल करना पड़ा, और ये हमारे भगत सिंह अंग्रेज बन गए, साथ में उनके सहयोगी के नाते से साथ में बन गए। चंद्रशेखर जी भी वहीं से उसी स्थान से निकलने के लिए उन्होंने उपाय निकाल लिया था, तो निकल गए, और ये जाकर के फिर कलकत्ता मेल में बैठ करके कलकत्ता निकल गए, और इस तरह से सारा घेरा तोड़ करके सैंडर्स को मारने के बाद इस प्रकार से सुरक्षित बाहर निकला है। तो कुछ समय भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी जी की उसमें नेतृत्व में भी, और उन्हें कानपुर में अखबार का संपादन, और जैसे अच्छे लेखक और बड़े विचारक थे, अच्छे लेखों को लिखा करते थे। तो इस समय के क्रांतिकारी उस सारे वातावरण को प्रफुल्लित करने के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए बड़े जो उपाय किए गए थे, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण था। मेरे पास कुछ जानकारियां हैं, मैं निश्चित रूप से देना चाहूंगा कि उनका, वो नेशनल कॉलेज में पढ़े थे, और वो केवल क्रांतिकारी देशभक्त थे ऐसा नहीं था, वो लेखक, पत्रकार और महामानव, ऐसा उनको कहा। छोटी सी 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने फ्रांस, आयरलैंड और उसकी क्रांतियों का विशद अध्ययन किया था, और नेशनल कॉलेज में से लेकर के फांसी की कोठरी तक उनका अध्ययन लगातार जारी रहा था। गंभीर चिंतक थे, क्रांतिकारी, और कम उम्र में दार्शनिक हो गए। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, आयरिश के जानकार थे। उनने अखबार भी, अकाली और कीर्ति, 2 पत्रों का संपादन भी किया। स्वर्गीय इंद्र विद्या वाचस्पति के अर्जुन तथा गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप में भी संवाददाता का काम उन्होंने किया था। चांद मासिक का जब्तशुदा भाषी अंक भगत सिंह के संपादन की योग्यता का, कुशलता का उत्कृष्ट नमूना है। दल के पर्चे, पोस्टर, पैम्पलेट तथा सारे साहित्य का सृजन भगत सिंह ही किया करते थे। लाहौर षड्यंत्र कांड के समय अदालत में दिए गए उनके विचारोत्तेजक बयान, उनके लिखे गए पत्र भी जन जन तक जो पहुंचाने नहीं दिए गए थे उस समय पर, वो भी अपने आप में एक शोध का विषय। और मैं चाहूंगा कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी उनके इस प्रकार के दुर्लभ पत्रों के और उनके साहित्य का संग्रह करने का काम करे। निश्चित रूप से इनकलाब का उनका जो कॉन्सेप्ट था, इनकलाब का अर्थ ये नहीं था कि बंदूक और गोली। उनका इनकलाब का जो कॉन्सेप्ट था वो एक तरह से देश में समता का संदेश देने वाली बात। समाजवाद का कॉन्सेप्ट जो लिया गया था, तो समाजवाद के पीछे समाज के हितों का संरक्षण करने के जो संस्था, सरकार होती है, उसके द्वारा किए जाने वाले उपाय के बारे में था। तो निश्चित रूप से ये जो इनकलाब का जो उनका नारा था, वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, और उन शक्तियों को चुनौती देने की वजह था। वो एक जो बात थी कि वो जो उनके दिलों में जो हसरत थी, उसको पूरा करने के लिए वो अंत तक करते रहे। और मैं उस बात को, उस क्रम को थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि उनको जब कहा गया कि जब उनकी जेल वेल हो गई, तो उस काकोरी केस में के कारण से भी, और सैंडर्स के बारे में भी, और राजद्रोह के बारे में जब उनको जेल हो गई, तो जेल में रहते हुए जब चर्चा हुई, तो उसमें कहा गया कि मेरे विचार में, मेरा एक विचार है कि जो इंसानियत के लिए जो कुछ हसरत मेरे दिल में है, उसका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ।
अगर जिंदा रह सकता तो शायद इसको पूरा करने का मौका मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता है। इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचने के लिए कभी नहीं आया। वो फांसी के लिए तो थे ही थे, क्योंकि जब वहाँ असेंबली में बम फेंकने का काम हुआ तो असेंबली में जब उनने जो बम था वो धमाके वाला बम था, आवाज करने वाला बम था। अंग्रेजों के बहरे कानों में आवाज पहुंचाने का, उनको चुनौती देने का वो बम था। इससे किसी को क्षति पहुंचाने के लिए, हिंसा करने के लिए बम नहीं था। और इसलिए बटुकेश्वर दत्त और दोनों ही थे। यह भी जो फैसला हुआ इनका, यह भी बड़ी मुश्किल से हुआ। आगरा में जब क्रांतिकारियों की दल की बैठक हुई तो उस क्रांतिकारियों की दल की बैठक में उनने कहा कि भाई हम असेंबली में बम का इशारा करना चाहते हैं और वहीं हमारे अपने इस संदेश को उजागर करना चाहते हैं। तो सब लोगों ने उसके ऊपर हाँ भर दी। दूसरा कहा कि वहां जाकर के इस प्रकार का करने के लिए कोई जाएगा हम में से ही लोगों को, और यदि कोई जाए तो मैं उसमें जाना चाहूँगा। तो उस बात पर जो उनकी जो प्रस्ताव था उसको क्रांतिकारी के दल के लोगों ने उसको समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, भगत सिंह को नहीं जाना चाहिए। इस पर लोगों ने अपनी सहमति नहीं दी। सुखदेव जो उस बैठक में नहीं थे दूसरे दिन आए और उन्होंने कहा कि उनके आ जाने के बाद भगत सिंह को ताकत मिल गई और उन्होंने कहा कि नहीं, भगत सिंह जो कह रहे हैं उनको वहां जाने देना चाहिए। वहां जाने के बाद इस प्रकार का जो योजना बनी जिसमें कि सारे देश भर में एक संदेश पहुंचाना कि हम अंग्रेजों के इस साम्राज्यवाद के खिलाफ चुनौती देना चाहते हैं और निश्चित रूप से यह हिंसा नहीं है। हम इसको अंग्रेजों को बहरे कानों तक ये आवाज बुलंद करने के लिए हम ये उपाय करने वाले हैं और जरूर उनके साथ किसी एक को भेजना चाहिए। तो फिर बटुकेश्वर दत्त को उनको साथ भेजने का काम हुआ और फिर जो गए तो असेंबली में जाकर के दर्शक दीर्घा से हमने देखा कि अपने संसद की जो दर्शक दीर्घा है वहां पर भी लोग बैठा करते हैं। उन्होंने भी इस प्रकार से दर्शक दीर्घा में प्रवेश पा लिया था। और यदि उनको मारना ही होता, यदि और को भी कुछ नुकसान पहुंचाना होता तो जो बम ले करके जा सकता है आवाज करने वाला, दूसरा बम भी लेके जा सकता था, पूरी असेंबली को उड़ा दिया जा सकता था। अरे भाई, यदि किसी को नुकसान ही पहुंचाने का ध्येय हुआ होता तो ये नहीं था। लोगों में जागृति पैदा करना है, लोगों में जागरण पैदा करना है, इसलिए उनने वो रचना की थी। और उनको पता था कि इसका परिणाम भी क्या होने वाला। उनको पता था कि ये इसका परिणाम फांसी तक होगा और फांसी के फंदे तक जो ट्रायल होने वाली है उस ट्रायल में मैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकूंगा और विचारों के माध्यम से देश में एक नया जागरण का, एक नया इनकलाब आने का काम हो सकेगा। उसके कारण से वो उस इनकलाब के सही माने क्या है, क्रांति के सही माने क्या है, ये जो क्रांति का जो उद्घोष किया था उस समय सन 28 से जो चल पड़ा था इनका सारा ट्रायल और बाकी की बातों का, उस उद्घोष को आगे जाकर हम देखते हैं कि लोकतंत्र में उस वक्त जयप्रकाश नारायण जी ने और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नंदनी सतपति के चुनाव हुए थे और मुख्यमंत्री जब बाद में उनको बनाया गया था, तो उस चुनाव में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ था तो इंदिरा जी को पत्र लिखा था जयप्रकाश जी ने और कहा था कि भ्रष्टाचार के आधार पर इस प्रकार का चुनाव कराना लोकतंत्र की मर्यादाओं के विपरीत है। तो इंदिरा जी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो कार्यनीति चलाने के लिए हमारे पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, हम कैसे इस प्रकार का कर सकते हैं। तो उस बात को लेकर के जिस प्रकार से जयप्रकाश में एक नई समग्र क्रांति के बारे में जो जयघोष किया था, वो उसके बाद के देखा कि 71, 72, 73, 74 तक उनका ये आंदोलन चला। फिर उसमें गुजरात का आंदोलन हो गया, उसके बीच में बिहार में छात्रों का बड़ा एक आंदोलन हो गया। तो उस चालना वैसी मिली थी। तो वैसा ही इस प्रकार का यह असेंबली की बम का हुआ था। वो जाकर के फिर उन्होंने पर्चे फेंक करके उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य साम्राज्यवाद के खिलाफ है, ये देश की जनता की आवाज है, इसको हम यहाँ इस आवाज को तक पहुंचाने के लिए हमने ये धमाका किया है। और वो खड़े रहे, भाग सकते थे, निकल सकते थे, क्योंकि सब तो दुबक गए थे, वहां पर डर गए थे, निकल सकते थे, परंतु वो निकलने के लिए तो गए नहीं थे ना। उन्होंने कहा शहादत की मशाल जला करके लोगों में नवजागरण पैदा करना। इस नवजागरण को पैदा करने के लिए पहला किसी को तो शहादत देना ही होगी। और इसलिए वो महान शहीदों की परंपरा में भगत सिंह का नाम, बटुकेश्वर दत्त का नाम, राजगुरु का नाम, सहदेव का नाम, राजेंद्र लाहिड़ी अशफाक का नाम, चंद्रशेखर आजाद का नाम, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम, ऐसे सारे क्रांतिकारियों के नाम उस श्रृंखला में आते हैं। तो ये बहुत बड़ी माला है।
अज्ञाता वीर आदि समरमुदस्त्री पव, अनेक लोगों के बलिदानों से। तो फिर वो उस प्रकार से वहां हुआ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर केस चलाया गया। समय समय पर उनने अपने वक्तव्य देने का काम किया जिस तरह से उनका विचार था, और फिर उन्हें समाजवाद के बारे में अपनी बातों को कहने के लिए जो उस वक्त जो समाजवाद का वातावरण दुनिया भर में बन गया था, उसमें से जो रिवोल्यूशनरी सारी बातों की थी, इसलिए उनने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी या रेवोल्यूशनरी हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी उनका जो दल था उसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी आर्मी ऐसा नाम दिया। आर्मी तो कुछ लोगों ने मिलकर के इंपीरियलिज्म के खिलाफ उस वक्त के जो कुछ ऐसे शहीदाने वतन रहे होंगे या जिनके मन पर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस प्रकार का जज्बा रहा होगा। जेल हो गई, फांसी की सजा हो गई, और फांसी की सजा के समय में निश्चित रूप से उनसे मिलने के लिए उनके परिवार के लोग आए। उनका भाई जब उनसे मिलकर के आया तो जब उसकी बेचैनी देखी कि कुलतार उनके छोटे भाई हुआ करते थे, मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि आप चिंता काहे के लिए करते हो, मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा। उनका वो ये भी कहना था कि आजकल मुझे अपने आप पर बहुत नाज है, मैं यदि शहादत देता हूँ, मैं दया की भीख नहीं मांग रहा, मैं यदि शहादत देता हूँ तो इसकी चिंगारी से जो देश भर में एक क्रांति का उजाला होगा वो बहुत बड़ा होने वाला है। मुझे मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा। आजकल मुझे अपने आप पर बहुत नाज है, अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इम्तिहान का इंतजार है, आरज़ू है कि यह और करीब हो जाए। उसी रात अपने छोटे भाई कुलतार को अपने जीवन का यह अंतिम संदेश पत्र के रूप में लिखा था। उन्होंने लिखा था, अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते हैं। बरखुरदार हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना और सेहत का ख्याल रखना, हौसला रखना, और क्या कहूँ। और उस वक्त उन्होंने जो पंक्तियां उसको उस पत्र में लिख के दी थी, उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे दफा क्या है, हमें ये शौक देखे सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। सारी दुनिया यदि हमारे खिलाफ भी खड़ा हो जाए तो उसका मुकाबला करें। कोई दम का मेहमान हूँ ए अहले महफिल, कोई दम का कुछ समय का मेहमान हूँ ए अहले महफिल, चिराग शहरों में सुबह के जैसा चिराग जलता है और सुबह का जो चिराग होता है मध्यम हो जाता है, चिराग शहरों बुझा चाहता हूँ, मेरी हवाओं में रहेगी ख्यालों की बिजली, ये मुश्ते खाक हूँ रहे न रहे। ऐसा पत्र लिख करके उन्होंने कहा, अच्छा रुखसत लेता हूँ, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, हौसले से रहना। ऐसा अंतिम पत्र उनने अपने भाई को लिखा था। तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें हैं जिनको कि इस संक्षिप्त चर्चा में उद्घाटित करना या कर पाना संभव नहीं हो रहा है, पर फिर भी हम देखते हैं कि ये जो शहीदी दिवस हमने कल जो मनाया है 23 को, क्योंकि उनको शहादत, उनकी शहादत या उनको फांसी का जो दिन था वो तो 24 मार्च से ही था, आज का ही दिन था। परंतु जब ये समाचार फैला कि उनको फांसी होने वाली है और उसके कारण से चारों तरफ लोगों का बड़ा हुजूम हो गया था। फांसी के पहले की एक घटना मुझे याद आ रही है। चंद्रशेखर आजाद ने तय किया कि कहीं उनको निकालना चाहिए। भगत सिंह की बहुत जरूरत है, भगत सिंह का महत्वपूर्ण योगदान हमारे सारे क्रांतिकारी संगठन में रहा है, इनको कैसे तो भी बचाया जाए। तो उनने वहां पर लाहौर जेल के, सेंट्रल जेल के आसपास ही एक रहने का इंतजाम किया। वहां पर चंद्रशेखर आजाद और सहदेव और ये सारे लोग, दुर्गा भाभी और अपना ये भगवती चरण बोहरा जी और ये सब सारे रहे। और उनने संदेशा भेजकर कहा कि जेलों में उस वक्त
कैदियों में आदान प्रदान हुआ करता था वार्तालाप के लिए, तो एक जेल से दूसरी जेल में ले जाने की एक व्यवस्था हुआ करती थी। पुलिस की गाड़ी में ले जा करके जब सेंट्रल जेल से निकलते थे, दूसरे जो बाकी के और जो क्रांतिकारी थे उन लोगों से चर्चा करने के लिए उनको इस प्रकार का एक अवसर होता था। उसी अवसर का लाभ उठा करके और उसमें भगत सिंह को निकालना चाहते थे। भगत सिंह और निश्चित रूप से सुखदेव राजगुरु साथ में थे ही थे, तो उनको बचा कर लाना चाहते थे। हुआ ये कि यह जो भगवती चरण थे उनने कहा कि मेरे अपने जो बम है इसका जरा मैं इसका एक बार टेस्टिंग कर लूँ, परख लें इनको कि ये वास्तव में समय पर चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो ये वहाँ के जंगलों में चले गए और जंगल में जाकर के जैसे ही उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने बम को निकाला, खोला, उसमें वो बम विस्फोट हो गया। और उस बम विस्फोट होने के कारण से उनकी जो एक बाजू था वो बाजू उड़ गया। उनके साथ जो गया वो साथी था वो भी लहूलुहान हो गया और बड़ी मुश्किल से चल करके उनने आकर सूचना दी कि इस प्रकार के उसमें अपने भगवती चरण जो है वो घायल हो गए हैं और उनको सहायता करने के उपाय करना चाहिए। अब क्रांतिकारियों को बचाने के लिए, सहायता के लिए डॉक्टर और उस प्रकार की व्यवस्था करना, उनके चिकित्सा का प्रबंध करना बहुत कठिन था। कैसे ले जाया जाए, कोई वाहन भी उस प्रकार का उपलब्ध नहीं था कि उनको ले जाने का काम किया जा सके। तो वो भगवती चरण ने कहा कि भाई अब तुम मेरी चिंता छोड़ो, बाकी की बातों को ठीक करने के लिए अगला दिन जो आने वाला है उसके बारे में उसकी व्यवस्था करने के लिए उपाय करो, मेरा जो होना है वो हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। क्योंकि ये शहीद तो ऐसे थे ही थे कि सरफरोशान वतन, वो तो अपने आप को फना करने के लिए ही तुले हुए बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि यह भी एक क्रांति के उपाय के रूप में किया गया एक हमारा वो जो समर्पण है या एक आहुति है, और उस प्रकार से वो फिर जिंदा नहीं रह सके। दुर्गा भाभी, जो दुर्गा देवी जो थी उनकी पत्नी थी, वो देखना चाहती थी उनके पति को, पर उनको चंद्रशेखर आजाद ने समझाया कि इस समय तुम्हारा जाना मुश्किल होगा, वो तो शहीद हो गए हैं, जैसा भी होगा वैसा उनका हो जाएगा, तुम इस प्रकार से उनको देखने के बारे में अपने मन को समझाने का काम करो। देखिए पति गुजर गए हैं उनके, जो हमारी बहन है दुर्गा भाभी जो क्रांतिकारियों के दल में शामिल थी, किस तरह से अपने मरते हुए पति से भी मिलने का उनको मौका नहीं मिल पाया। शहादतें, लोगों की कुर्बानियां तो कुछ इसी प्रकार का प्रेरणा करती रही है, जिसके कारण से देश को आजाद करने का मौका हो गया। ये हो गया तो फिर हुआ क्या, दूसरे दिन जब ये निकल करके आए तो जो तय किया हुआ संकेत था चंद्रशेखर आजाद ने तय किया, पर उसका जवाब भगत सिंह जी ने नहीं दिया। उनको ये समाचार मिल गया था कि हमारे साथी भगवती चरण बोहरा वो नहीं रहे, और उन्होंने कहा कि अब मैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मैं तो मरने के लिए आया था, मैं ये संदेश देना ही चाहता था, मैं किसी भी रूप में अपने आप को बचाना नहीं चाहता। ये तो आपके आग्रह के कारण से मैंने आपका ये सुझाव एक बार विचारार्थ सोचने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था, तो मैंने ले लिया। मेरी शहादत से तो एक नई चीज पैदा होगी, देश भर में नई क्रांति का आगाज होगा, उसके कारण से उनके मन में तो था ही था। तो फिर उनने कोई इशारे का जवाब नहीं दिया और इसके देने के कारण से फिर उनको बचाया नहीं जा सका। अंत में ये हुआ कि उनको फांसी का ये हो गया, एक दिन पहले ही उनकी फांसी हो गई। 7 बज करके शाम को फांसी सुबह सुबह दी जाती है, जेल के नियम तोड़ करके फांसी देने के लिए एक आदेश जारी किया जाता है। तो उस समय आदेश करने के लिए जो नियत किए गए थे मजिस्ट्रेट जो जज हुआ करते थे, तो उनने फांसी का आदेश जारी नहीं किया। उन्होंने कहा मैं फांसी का आदेश नहीं दूंगा, मैं अपना इस्तीफा देना मंजूर करता, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पर आदेश नहीं दिया। उस आदेश के बिना भी उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, और वो भी शाम को 7:30 के लगभग अंधेरे में उनको फांसी में चढ़ा गया। और फांसी में चढ़ा करके उनके शव को लेकर के और जंगलों में ले जा करके सतलुज के किनारे ले जाने का काम किया। लोगों को पता लग गया, बैलगाड़ी पर वो उनके तीनों के शव ले जा रहे थे। अब क्या दास्तान है, किस तरह का वो दृश्य रहा होगा। उस जालिम हुकूमत ने उन शव के टुकड़े टुकड़े कर डाले, जिससे कि उनको जल्दी से जलाया जा सके। लोग पीछे उनके भागे चले आ रहे थे। अंततः सतलुज के किनारे पर ले जा करके उन सब
शरीर के अवयवों को मिट्टी का तेल केरोसिन डाल करके जलाने का काम किया और जला करके अधिक जले हुए सारे उसको नदी में प्रवाहित कर दिया, नदी में बहा दिया। लोग तो पीछे आ ही रहे थे। ये बाकी के जो लोग थे अपनी जान बचाकर भागने का उपाय किया, तो क्योंकि बैलगाड़ी में लेकर के आए थे, तो जो बचाने वाले जो लेकर के आए थे वो उन पर तो उनका गुस्सा उतर नहीं था, तो उस दृश्य से जला नहीं जला ऐसा करके छोड़ करके वो भाग गए। लोगों ने उसमें से नदी में से कुछ निकाला, फिर उनकी अंत्येष्टि करने का काम किया। मेरी जानकारी में आया हुआ है कि उस सारी बात को याद देखने के लिए हमारे भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका परिवार उनको वहां देखने आया हुआ था और उनने उसको देखा। 23 तारीख की रात का बड़ी दृश्य रहा होगा, पर फिर उत्सव जला, उनके जो अवयव थे उनको जलाए गए। लोग उस मिट्टी को माथे पर लगाया उनने। सारे 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 घरों में चूल्हा नहीं जला, शोक और मातम मनाया गया। तो इस प्रकार का बड़ा ही विहल दृश्य था, करुण दृश्य था। लोगों के मन में बहुत बड़ी ग्लानि थी, परंतु उसके कारण से जो क्षोभ और जो आक्रोश था वो बहुत बड़ा हो गया था। अब इधर ये देखा जाए कि ये जो इनकी जो क्रांति थी, उस क्रांति का जो आखिरी ये जो चमक थी हमारे सुखदेव राजगुरु और बाकी के जो इनके साथ जो रहे भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, इनका ही तीनों को अलग अलग प्रकरणों में करके उनको फांसी का आयोजन किया गया था। तो यह सारा जब हो गया तो चंद्रशेखर अकेले हो गए। किसी तरह से वो बंबई गए, बंबई जाकर के उनने सोचा कि विदेश में जाया जाए। मैं इसलिए समारोह कर रहा हूँ इसका कि ये जो क्रांतिकारी दल है किस तरह से, और ये जो भगत सिंह को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, वो गिरफ्तार करने के लिए भी किसी ने इस प्रकार का मुखबिर बन करके उनके बारे में जानकारी देने का काम किया। और वो जब कहीं जा रहे थे तो अकस्मात पुलिस ने उन पर उनको घेर करके उनको गिरफ्तार करने का काम किया था। हर जगह जैसे कहते हैं ना कि देश में इस प्रकार के मुखबिरों की, देश के द्रोह करने वाले लोगों की, लालची और लोभी लोगों की, देश की आज़ादी के साथ किस तरह से उस प्रकार का उन लोगों से जो उनके कहीं 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 छद्म रूप में उनके जो सहयोगी कहलाते रहे होंगे, उनके कारण से वो भगत सिंह उस वक्त गिरफ्तार हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद अकेले हो गए तो फिर मुंबई में जाकर के उन्होंने कहा विदेश में जाना चाहिए, पर विदेश में जाने के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा था नहीं उनके पास। लौट करके वापस बनारस में आए। बनारस में आकर के उनका जो एक मित्र था वीरभद्र, उससे कहा कि भाई अपना कुछ पैसा क्रांतिकारियों का उनके पास रखा हुआ है, और जिसके पास रखा है उससे पैसा ला करके लेना चाहिए। वो भी बड़ा एक अपने आप में ख्याति नाम आदमी था, परंतु जब पैसा आ जाता तो बेईमानी बेईमानी उसमें से उद्भूत हो जाती है, बेईमानी का बायस बन जाता है। 8,000 रुपए थे, उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, मैं दे नहीं सकता। वीरभद्र गया तो वीरभद्र को पीछे पुलिस लग करके उसको मुखबिर बनाने की हर कोशिश करने लगे। वीरभद्र और चंद्रशेखर आजाद दोनों मित्र थे, तो इस प्रकार से वो वीरभद्र की मुखबिरी के कारण से भी अंत में चंद्रशेखर आजाद और अल्फ्रेड पार्क में कंपनी के बाग में किस तरह से उसको घेर करके और उनको मारने की कोशिश की, और उन्होंने अपनी गोली से अपने आप को फना कर लिया, अपने आप को शहीद कर लिया, अपनी आहुति देने का काम किया। तो ये जो चंद्रशेखर आजाद तक ये जो यात्रा है राम प्रसाद बिस्मिल से शुरू करें, उससे पहले भी ये शुरू हुई थी। पर यदि देखा जाए तो यह जो आर्मी बनी हुई थी हमारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी आर्मी, उसका ये जो स्पान था, ये चंद्रशेखर आजाद के हो जाने के कारण से, गोली मार जाने के कारण से फिर वो खत्म हो गया। और उस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद का भी शव लोगों तक नहीं पहुंचने दिया गया और गंगा में प्रभावित हो गया। कहने का अर्थ यह है कि आज हमें उनसे क्या प्रेरणा लेना है, उन शहीदी परंपरा से प्रेरणा क्या लेना है, उन लोगों के बलिदानों से हमें क्या प्रेरणा लेना है। तो ये जो प्रेरणा लेना है, तो प्रेरणा लेने के लिए ही तो हम इस प्रकार के आयोजन करते हैं, क्योंकि इस धरती पर तो समय समय पर ऐसे लोगों ने अपना जन्म लिया
एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन मानवाः, ऐसे लोगों का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयं स्वयं चरित्रेण शिक्षरेण पृथ्व्यां सर्वमानवाः, तो समय समय पर उनके और चरित्र के आधार पर, उनके कर्तव्यों के आधार पर, उनकी कार्य पद्धति के आधार पर, उनके जीवन के आधार पर उनकी प्रेरणा लेकर के हम काम कर सकते हैं। तो यह था संघर्ष, और उनका संघर्ष था समता का संघर्ष। आज भी उनके विचारों को समाज की समता के लिए कर सकते हैं। और ये कहा जा सकता है कि जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। वो संघर्ष जो शुरू किया गया था समता के लिए, समानता के लिए, वो संघर्ष फिर हमारे भारतीय संविधान में प्रकट होकर के आया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको और भारत के संविधान के प्रियम्बल में शामिल किया। और उस प्रियम्बल में जो कहा गया है, उसमें उस प्रियम्बल की पहली पंक्ति थी कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वहां से शुरू करके अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं इस संविधान को। तो यह जो संविधान की भावना है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सबको समानता का अधिकार, इससे कम में समझौता कैसा। ये समझौता भी मानने को उस समय भी तैयार नहीं थे, और आज भी यह संदेश हमारे सामने है कि जब तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और सप्त क्रांति का जैसा जयप्रकाश का संदेश था, समग्र क्रांति का संदेश था, उसमें भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, नैतिक न्याय की बात की गई थी। तो क्रांति की मशाल कभी बुझती नहीं है। क्रांति की मशाल तो जो ने जलाई थी, भगत सिंह की जलाई, उसके पहले भी हमारे क्रांतिकारियों ने, वीर सावरकर ने जिस प्रकार से क्रांतिकारी की मशाल जलाई, सावरकर बंधुओं ने जलाई, तीनों भाई देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को जिन्हें आहूत कर दिया। तो ये तो क्रांतिकारियों है। इसलिए चुनौती को स्वीकार करना है। कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम्ब ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बनकर बन जाता है। तो ऐसा यह जो धर्म है, या जिसको कर्तव्य है, जिसको हम कहते हैं, यह देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने का काम, समर्पण करने का काम, जो संदेश उनने दिया है, उसको जागृत करने के उपाय के रूप में हम इस प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन कर सकते हैं, करते हैं, करते रहना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, दाहक शक्ति समेत स्पर्श भी नहीं किसी का देना। सारी ऊर्जा को इकट्ठा करके समाज के हित में लगा देने का ये जो संदेश है, वो संदेश को और लोगों तक पहुंचाने का काम करे। शोषित पीड़ित दलित जनों के लिए, उनको समता का अधिकार दिलाने के लिए, उनको जीवन का अधिकार, प्रतिष्ठा दिलाने के लिए यह जो संघर्ष उनने उस समय छेड़ा था। 30 वर्ष की उम्र में क्या होता है, 3 वर्ष उनके प्राय जेल में निकल गए, भी रहे कुल 20 वर्ष। कॉलेज और शिक्षण के बाद उनको समय मिला कितना, उसमें दुनिया भर के क्रांतिकारियों का अध्ययन किया उनने, और ऐसे विचार उत्तेजक उनके सारे, उसके कारण से उनने एक समय में सारे साम्राज्यवाद को हिला करके रख दिया उस प्रकार का। ये अब भी जरूरी है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमको ही तो करना होगा। स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त कराने के लिए यदि उनने सुभाष ने भी इस प्रकार से उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का, और एक व्यक्ति था वो, तो क्या तय कर लो तो क्या नहीं होता है जी, ने भी किया। तो यह जो स्वतंत्रता का संघर्ष है, तुम स्वतंत्रता की अमर आग, बुझ न सके ऐसा चिराग, उत्सर्ग करने की ललक लिए मरण वरण का रक्तिम फाग। मरण वरण का रक्तिम फाग, मृत्यु को वरण करने के लिए तूफानों से राह बनाते चलता पर्वत लांगे बढ़ता जाता, प्रतिबल बढ़ने के निश्चय में विराम कहाँ विश्राम कहाँ। अरे मृत्यु को वरने बढ़ते अलमस्त शहीदों के टोले, भारत माँ की जय जय निनाद से गूंजे, दिग दिगंत जय जय बोले। बम बारूद बने खिलौने, मौजर पर अटूट विश्वास, वंदे मातरम के स्वर से गूंजे देश की धरती और आकाश। अरमानों को बांध सका क्या कोई, प्रतिबंध चिंतन पर कैसा, हृदय में दिवंग भरी हो धरती पर बंधन कैसा। तो उस समय भी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के, साम्राज्यवाद के खिलाफ चुनौती देकर के उस सारे संघर्षमय वातावरण में जिनने क्रांति की मशाल जलाने का काम किया, आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए,
ऐसे शहीदों का स्मरण हमारे लिए निश्चित रूप से प्रेरणास्पद है। हम आने वाले समय में इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने का काम कर सकते हैं, और चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। एक कुछ पंक्तियां कहने के बाद मैं अपना इस बात का यही समारोप करना चाहूंगा। उनकी याद करें जो बरसों तक लड़े झेले में, उनकी याद करें, और जो फांसी पर चढ़े खेले में, उनकी याद करें। अन्यायी से लड़ें, दया की मत फरियाद करें, उनकी याद करें। स्वतंत्रता के नए समर का शंख निनाद करें। स्वतंत्रता के नए समर का, स्वतंत्रता के नए समर, लोकतंत्र को सजीव बनाना है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इसको स्थापित करने का संघर्ष जारी रखना है। नौजवानों में एक प्रेरणा आना चाहिए, उस प्रेरणा को बनाए रखना है। किसने ऐसा दूत पिया जो रोके गति तूफानी, यह जीवन का ज्वार चला उफनाती प्रखर जवानी। युवा हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी ना हारा। एक निमिष की बात नहीं है, चिर संघर्ष हमारा। उस समय से लेकर आज तक ये संघर्ष हमारा जो जारी है, उसको बनाए रखना है। अन्याय से लड़े, दया की मत फरियाद करें, उनकी याद करें। स्वतंत्रता के नए समर का शंख निनाद करें, उनकी याद करें। बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा द्वार। उस वक्त स्वतंत्रता थी, आज लोकतंत्र है। स्वाभिमान से वही जिएगा जिसने कीमत गई चुकाई। अंतिम विजय सुनिश्चित पथ में क्यों अवसाद करें। अंतिम विजय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, परम वैभव नहीं तुम्हें स्वराष्ट्रम। इस राष्ट्र का परम वैभव हम देखना चाहते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि उस वातावरण, जो स्वतंत्रता के बाद देश को आजादी मिली और आज देश में जो वातावरण बन गया है, उसमें हम देख रहे हैं कि यह जो विचार था, आज माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया ने हिंदुस्तान को पहचान देने का काम किया है, वो आज वो संदेश हो रहा है। बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा दुआई। स्वाभिमान से वही जीगा जिसने कीमत गई चुकाई। अंतिम विजय सुनिश्चित पथ में क्यों अवसाद करें, उनकी याद करें। ऐसा ही उनकी याद में हम सब ये कहना चाहते हैं। और क्या जमाना था, सर भरोसा नहीं वतन तुम पर, वतन को नाज है। खून से सींचा है जिसको उस चमन को, खून से सींचा है जिसको। उस रोज कामयाबी पर जब कभी हिंदुस्तान होगा, उनका सपना था। अशफाक उल्लाह ने भी, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्लाह चले गए। इधर ये तीनों मित्र हमारे देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए, और एक संदेश देने का काम किया उन्होंने। तो ये जो कुर्बानी है, ये जो बलिदान है, शहादत है, वो कभी खाली नहीं जाती। उस रोज कामयाबी पर जब कभी हिंदुस्तान होगा, यह सयाद के हाथों से अपना आशियां होगा। चखाएंगे मजा बर्बाद ये गुलशन का गलची को, बाहर आ जाएगी उस दिन जब अपना बागवा होगा। स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। लोकतंत्र के माध्यम से देश की जनता को, उनकी सुख समृद्धि को, उनके कष्टों को दूर करने का जो संकल्प है, इसको पूरा करने का काम करें। और फिर से हम ये जय घोष करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग, कोई न पावे दुख शोक। ऐसी शुभ भावना के साथ आपने चर्चा का आयोजन किया है। और शहीदों को याद करने के लिए, शहीदान वतन, शहीद आजम, ऐसे सारे उपाधियां उनके लिए छोटी ही पड़ती है। ऐसे शहीद दिवस का आयोजन जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने किया है, उसके आयोजन के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए, आने वाले समय में उनके ऐसे जो क्रांतिकारी हो गए हैं भगत सिंह सहित, उनके जीवन के बारे में जो छुपे हुए तथ्य हैं, उनको उजागर करने में भी हमारी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इस प्रकार के शोध करने के काम में और जरूर रुचि लेगी। मुझे विश्वास है कि हम सब उस मनोरथ में सफल होंगे, और वह दिन दूर नहीं है जिस दिन हम ये कह सकें, संसार के इस सारे चुनौतीपूर्ण वातावरण में, आज हम देख रहे हैं सारी दुनिया में क्या हो रहा है, और उसको भी चुनौती देने का काम करें। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो। विपत्तियों के वार सारे वीर बन करके सहो। भय बाधाएं मुक्त हो जाएगी, होगी सफलता अंत में, फिर कीर्ति फैलेगी हमारी चहूं और दिग दिगंत में। भारत माता की कीर्ति पताका विश्व गगन में फैले, ये सपना क्रांतिकारियों का था, शहीदों का था। उसको साकार सार्थक करने के उपाय के रूप में हम ये करते जाएं।
आज के इस चर्चा में मुझे जो आपने बात करने का अवसर दिया, निश्चित रूप से ये मेरी अपनी मनोदशा है जिसको मैंने व्यक्त किया। इसको शांत सुखाई कह लीजिए, परंतु कुल मिलाकर के आप सब ने इस चर्चा में भाग लेने का काम किया, उनके प्रति मैं हृदय से शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए, और जो इनकलाब का जो नारा दिया था, इनकलाब का मतलब सब प्रकार से परिवर्तन, सप्त क्रांति, समग्र क्रांति, इस प्रकार को लाने का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को सार्थक करने में हम अपनी भूमिका निभाने का काम करें। क्षितिज तक प्रत्येक दिशा में हम उठे नव प्राण भरने, नव सृजन की साधले हम उठे निर्माण करने, साधना के दीप शुभ हो, ज्ञान का आलोक छाए, नष्ट तृष्णा के तिमिर हो, धाम अपना जगमगाए। आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जो अपने ये विचार हमें बताए। ये जरूर हम लोगों के मतलब हृदय में एक जागरूकता तो लाएंगे ही, इसका तो निश्चय ही कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। हमारे बलिदानियों के बारे में, सेनानियों के बारे में, और आपने हमारे युवाओं को जागरूक करने के लिए, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर उस आग को प्रज्वलित करने के लिए एक बहुत ही अच्छे तरह से अपने विचारों को विस्तार पूर्वक रखा। सर, हम आपके बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कार्यक्रम और आपके विचारों को सुनते हुए मुझे जो ये शहादत जिन लोगों ने प्राप्त की, उनको देखते हुए जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उन्होंने कहा था कि मासे की तो बात, गली की ठीकरी मुझे बुलाती है, जीते जी लड़ मरे फिर याद किसे पर आती है, इतिहासों में अमर रहूं, है ऐसी मृत्यु नहीं मेरी, विश्व छोड़ जब चला भूलने लगते फिर किसको देरी। तो और लोग तो सब भूल जाते हैं, लेकिन जो ये अमर शहीद है, जो हमारे सेनानी हैं, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां देकर एक आदर्श स्थापित किया, वो अमर है, अमरत्व को प्राप्त है, उनको कोई नहीं भुला सकता। तो हमारे हृदय में उनकी वो आग धधकती रहनी चाहिए, और उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र प्रेम की ओर हमें हमेशा निरंतर अनवरत बढ़ता रहना चाहिए। ऐसे हमारे विचार है, ऐसे हमारे विचारों की ज्वाला हमारे हृदय में उत्पन्न करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दानवीर जी, कार्यक्रम को प्रदर्शित करिए। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ज्ञान अतुलनीय है, और हमें लगता है हमारे क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी जो आपने हमें दी है, शायद ही वो किसी एक किताब से हमें प्राप्त हो सके। आपके ज्ञान को मैं कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा। इनकलाब की आग से देश में खुद जलकर भी लगाया था, मूंद कर आंखें सोए थे जो, फोड़ कर बम यूं जगाया था। सच्चे सपूते माता के अपना सुख दुख सब भूल गए, माता की बेड़ी तोड़ने को हंसते हंसते फांसी झूल गए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्तव्य हेतु बुलाना चाहूंगा आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री सुभाष चंद्र कनखेरिया जी को। आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेमोरियल फाउंडेशन के महासचिव हैं। आप ऑल इंडिया SC/ST बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन तथा ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन में महासचिव के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आप संस्थापक महासचिव हैं ऑल इंडिया सिंडिकेट बैंक SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के। आप बहुजन बैंकर्स न्यूज बुलेटिन के संपादक भी हैं। आप संस्थापक अध्यक्ष हैं सिंडिकेट बैंक पर्सनल कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के। वर्तमान में आप दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के सम्मानित सदस्य भी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है सर। कृपया विषय पर अपनी वाणी से प्रकाश डालें और हम सबका मार्गदर्शन करें। श्री सुभाष चंद्र कनखेरिया जी। सर, आपका माइक म्यूट है। हेलो, हाँ अब सही है, आवाज आ रही? जी सर। सबसे पहले मैं इससे पहले कि अपना वक्तव्य बात प्रारंभ करूं, परमादरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया आज यहाँ हमारे बीच उपस्थित हुए, हमारा मार्गदर्शन किया है। मेरे गुरु समान हैं, बड़े भाई हैं, हम दादा कहते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ
कि हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के निवेदन को। और जो आज के जो वक्तव्य आपका है वो एक ऐतिहासिक वक्तव्य मैं मानता हूं कि इतना अच्छे तरीके से मैंने आजादी की लड़ाई के ऊपर वक्तव्य जिंदगी में पहली बार सुना है। और निश्चित रूप से इस वक्तव्य को एक माइलस्टोन है जिसको जब भी कभी बात होगी आजादी की लड़ाई पे वक्तव्य देने की, तो इस वक्तव्य को जरूर हमेशा याद रखा जाएगा। हम लोग इसको जब भी सोचेंगे, जब भी बात शहीदों की आएगी और वक्तव्य की बात आएगी, तो परम आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी द्वारा दिया गया आज का वक्तव्य हमारे लिए बहुत ही मार्गदर्शन देता है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इसी प्रकार से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। आप परम विद्वान है, इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं। आपके बोलने के बाद में वस्तुतः कुछ रह नहीं जाता, परंतु फिर भी थोड़ा सा समय का लोभ लेके आपसे ही सीखा है। मैं चर्चा करना चाहूंगा भगत सिंह जी की, सबकी चर्चा हुई। एक इसी परंपरा के अंदर जो हमारे स्वर्गीय सुखदेव जी क्रांतिकारी थे भगत सिंह जी के साथ में, उनके बारे के अंदर बहुत से लोग अवगत है, लेकिन मैं एक पत्र जो उन्होंने अपने मरने से पहले डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी ने भगत सिंह जी के अंतिम पत्र के बारे में बतलाया, और उसी कड़ी के अंदर एक पत्र जो महात्मा गांधी को स्वर्गीय सुखदेव ने, शहीद सुखदेव ने लिखा था, उस पत्र को मैं हूबहू पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ये इतने बड़ा पत्र है और इतना सम्माननीय पत्र है कि एक एक शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शहीद सुखदेव जी का है। मैं दो बहुत ही शीघ्रता से आपको ये पत्र पढ़कर आपको जरूर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक चिट्ठी है सुखदेव जी की। उन्होंने महात्मा जी को लिखा, और इससे पहले मैं और कहना चाहूंगी, इस चिट्ठी को पहुंचाने के लिए जो उनके भाई थे उन्होंने बहुत संघर्ष किया। कराची के जो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, उस अधिवेशन के अंदर वो पहुंचे, और किस तरीके से पहुंचे, बड़ी मुश्किल से सब कुछ महात्मा गांधी और जो सभी लोगों की वहां पर जो घेराबंदी वहां होती थी, उसके बाद वहां उन तक पहुंचना निश्चित नहीं था, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से संघर्ष करते हुए, और उन्होंने जो वहां पर तैनात थे उन्होंने कह दिया कि मैं ये चिट्ठी देके रहूंगा, ये देके जाऊंगा। सुखदेव का अंतिम पत्र है, महात्मा जी को कहना है, और वो पत्र जो है वो देके आए। महात्मा जी ने उस पत्र का जवाब भी यंग इंडिया के अंदर बाद में दिया। मैं उसी पत्र को आप सभी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, हालांकि समय हो गया है, लेकिन यह ऐसा विषय है जिसमें हम कितना भी बोले वो कम होता है, परंतु मैं अपनी ओर से नहीं, जो कुछ शहीद आजम सुखदेव ने कहा मैं उसको उद्धृत करना चाहूंगा। अत्यंत सम्माननीय महात्मा जी, आजकल के नए समाचारों से मालूम होता है कि आपने संधि चर्चा के बाद क्रांतिकारी के नाम कई एक अपील निकाली है, जिनमें आपने उनसे कम वर्तमान समय के लिए अपने क्रांतिकारी आंदोलन को रोक देने के लिए कहा है। वास्तविक बात यह है कि किसी आंदोलन को रोक देने का काम कोई सैद्धांतिक या अपने वश की बात नहीं है। समय समय की आवश्यकताओं को विचार करके आंदोलन के नेता अपना और अपनी नीति का परिवर्तन किया जाता है। हमारा अनुमान है संधि के वार्तालाप के समय आप एक क्षण के लिए भी यह बात न भूले होंगे कि यह समझौता अंतिम समझौता नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से इतना तो सभी समझदार व्यक्तियों ने समझ लिया होगा कि आपके सब सुधारों को मान लिए जाने पर भी देश का अंतिम लक्ष्य पूरा ना हो जाएगा। लाहौर कांग्रेस प्रस्तावानुसार स्वतंत्र का युद्ध तब तक लगातार जारी रखने के लिए बाध्य है जब तक पूर्ण स्वाधीनता ना प्राप्त हो जाए। बीच बीच की संधियों और समझौते के क्षणिक विराम मात्र है जिनमें
अगली लड़ाई के लिए आधिकारिक शक्ति संगठित करने का अवसर मिलता है। उपरोक्त सिद्धांत पर ही किसी प्रकार का समझौता या विराम संधि की कल्पना की जा सकती है। समझौते के लिए उपयुक्त अवसर तथा शर्तों पर विचार करना नेताओं का काम है। यद्यपि लाहौर के पूर्ण स्वाधीनता वाले प्रस्ताव होते हुए भी आपने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, फिर भी यह प्रस्ताव जो का त्यों बना हुआ है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के क्रांतिकारियों का ध्येय इस देश में सोशलिस्ट प्रजातंत्र प्रणाली को स्थापित करना है। इस ध्येय में संशोधन के लिए जरा भी गुंजाइश नहीं है। वे तो अपना संग्राम जब तक कि ध्येय न प्राप्त हो जाए, आदर्श को पूर्ण स्थापना न हो जाए, जब तक बराबर जारी रखने के लिए बाध्य है। परंतु ये परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ अपनी युद्ध नीति को भी बदलना रह जाता है। क्रांतिकारियों का युद्ध भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न स्वरूप धारण कर लेता है। कभी वह प्रकट रूप में करता है, कभी गुप्त रूप में धारण करता है, कभी केवल आंदोलन के रूप में हो जाता है, कभी जीवन और मृत्यु के भयानक संग्राम करने लग जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में क्रांतिकारियों के सामने आंदोलन रोक देने के लिए कुछ विशेष कारण तो होना आवश्यक ही है, परंतु आपने हम लोगों के सामने ऐसा कोई निश्चित कारण उपस्थित नहीं किया जिस पर विचार करके हम अपना आंदोलन रोक दें। केवल भावुक अपीलें क्रांतिकारियों के संग्राम में कोई प्रभाव नहीं पैदा कर सकेंगी। समझौता करके आपने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, जिसके फलस्वरूप आपके आंदोलन के सब बंदी छूट गए, परंतु क्रांतिकारी बंदियों के विषय में आप क्या कहते हैं? सन 1915 के गदर पार्टी के राजबंदी अब भी जेलों में सड़ रहे हैं, यद्यपि उनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं। सैकड़ों मार्शल लॉ के बंदी अब भी जीवित कब्रों में गड़े हुए हैं। इसी प्रकार दर्जनों बब्बर अकाली कैदी यातना भोग रहे हैं। देवगढ़, काकोरी, मछुआ बाजार, लाहौर षड्यंत्र केस के अनेक राजबंदी आज भी जेलों में बंद हैं। आधे दर्जन से ज्यादा षड्यंत्र केस लाहौर, दिल्ली, चटगांव, बंबई, कलकत्ता आदि स्थानों में चल रहे हैं। दर्जनों क्रांतिकारी फरार हैं, जिसमें बहुत सी तो स्त्रियां हैं। आधे दर्जन से अधिक कैदी अपनी फांसियों की बाट जो रहे हैं। इन सब के विषय में आप क्या कहते हैं? लाहौर षड्यंत्र केस में 3 राज्यबंदी जिन्हें फांसी देने का हुक्म हुआ है, उन्होंने संयोगवश देश के लिए बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली है। क्रांतिकारी दल के सब कुछ नहीं है। दल के सामने केवल इन्हीं का भाग्य का प्रश्न नहीं है। वास्तव में इनकी सजाओं के बदल देने से देश का उतना कल्याण ना होगा जितना कि इन्हें फांसी पर चढ़ा देने का होगा। यह अमर शहीद सुखदेव ने कहा। परंतु इन सब के बातों के होते हुए भी आप इनसे अपना आंदोलन खींच लेने के सार्वजनिक अपील कर रहे हैं। वे अपना आंदोलन क्यों रोक ले, इसका आपने कोई निश्चित कारण नहीं बतलाया। ऐसी परिस्थिति में आपकी इन अपीलों से निकलने का मतलब तो यही है कि आप क्रांतिकारियों के आंदोलन को कुचलने की में नौकरशाही का साथ दे रहे हैं। आप इन अपीलों के द्वारा स्वयं क्रांतिकारी दल का विश्वासघात और फूट की शिक्षा दे रहे हैं। अगर यह बात ना होती तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यह होता कि आप प्रमुख क्रांतिकारियों से मिलकर इस विषय में संपूर्ण बातचीत कर लेते। आपको उन आंदोलन खींच लेने के लिए सलाह देने से पहले तर्कों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैं साधारण जन समुदाय की तरह आपको भी यह धारणा ना होगी कि क्रांतिकारी तर्कहीन होते हैं और उन्हें केवल विनाशकारी कार्यों में ही आनंद आता है। हम आपको बतला देना चाहते हैं कि यथार्थ में बात बिल्कुल विपरीत है। ये प्रत्येक कदम आगे बढ़ाने से पहले चातुर्दिक परिस्थितियों का विचार कर लेते हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान हर समय बना रहता है। वे क्रांतिकारी विधान में रचनात्मक अंश की उपयोगिता का मुख्य स्थान देते हैं, यदि मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें केवल विनाशात्मक अंश और ध्यान देना पड़ रहा है। गवर्नमेंट क्रांतिकारियों के प्रति हो गई सार्वजनिक सहानुभूति तथा साहित्य को नष्ट करने के कुचल डालना चाहती है। अकेले में वे सहज और कुचल दिए जाते हैं। ऐसे ही किसी प्रकार की भावुक अपील निकालकर उसे विश्वासघात और फूट पैदा करना बहुत ही अनुचित क्रांतिकारी विरोधी कार्य होगा। इसके द्वारा गवर्नमेंट को उन्हें कुचल डालने की
सहायता मिलती है। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि या तो कुछ क्रांतिकारी नेताओं को जो जेल में इस विषय में बातचीत करके कुछ निर्णय ले लीजिए, फिर अपनी अपील बंद कर दीजिए। कृपया उपरोक्त दो मार्गों में से किसी का अनुसरण कर लीजिए और जिसके अनुसार सहायता उसे पूरे दिल से कीजिए। अगर आप उनकी सहायता नहीं कर सकते तो कृपया उन पर रहम कीजिए और उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। यह अमर शहीद ने कही बात। जन समुदाय और बराबर बढ़ता आ रहा है वह दिन दूर नहीं है जबकि उनके नेतृत्व में झंडे के नीचे जन समुदाय उनके सोशलिस्ट प्रजातंत्र और उच्च ध्येय की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। या तो आप सचमुच उनकी सहायता करना चाहते हैं तो उनका दृष्टिकोण समझने के लिए उनसे बातचीत कीजिए, संपूर्ण समस्या पर विस्तार से विचार कीजिएगा। आशा है आप उपरोक्त प्रार्थना पर कृपया विचार करेंगे और अपनी राय सर्वसाधारण के सामने प्रकट करेंगे। आपका अनेकों में एक, और वो अनेकों में एक जो थे अमर शहीद क्रांतिकारी सुखदेव। हमारे प्रबुद्ध डॉक्टर सत्यनारायण जटिया और इस पत्र के बोलने के बाद मैं कुछ और नहीं बोलना चाहूंगा, केवल ये कहूंगा, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ज्ञान अतुलनीय है। आपने हमारे श्रोताओं को बड़ी खूबी से हमारे क्रांतिकारियों के बारे में बताया और मैं आपके ज्ञान को कुछ पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा। वे बड़े अमर बलिदानी थे, फंदे को जिसने चूमा था, मेरा रंग दे बसंती चोला पर मरते मरते भी झूला था। आदर्श बने लाखों युवाओं के, नाम है जब तक है गगन, सिंह भगत सुखदेव गुरु, है आपको सत सत नमन, है आपको सत सत नमन। अब मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए अब मैं आग्रह करूंगा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी श्री के.एस. राजू जी से कि वे कृपया हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े हमारे सभी साथियों एवं वक्ताओं का धन्यवाद करें। श्री के.एस. राजू जी। सबको नमस्कार। मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की ओर से आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार का धन्यवाद कर आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप इतने कम समय में भी कार्यक्रम को स्वीकार किया। महोदय, आपने अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के जीवन एवं उनके क्रांतिकारी कार्य के सरल शब्दों में विस्तार से श्रोताओं के सम्मुख रखकर हम सबका ज्ञानवर्धन किया। महोदय, हम आपके आभारी हैं। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री सुभाष चंद्र कंखेरिया, सदस्य दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड का भी अभिनंदन कर आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, आपने अपने व्यक्तित्व से विषय के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। हम आपके आभारी हैं। अब मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर आशीष शर्मा, महानिदेशक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का, जिनका मार्गदर्शन में आज से यह कार्यक्रम सफल रूप से आयोजित किया गया। इसके साथ ही मैं अब आदरणीय श्री नरेंद्र अग्रवाल जी के भी बहुत आभारी हूँ। इन्होंने इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण फेसबुक के माध्यम से आपातकाल डाकतंगे करवाया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आज के कार्यक्रम के उपस्थित सभी श्रोताओं, भजनकर्ताओं, टीम को भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर ध्यान देकर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी